बेजोड़ जोरा के इस YouTube चैनल पर हम अधिकतर आपको क्राइम वाली कहानियां ही सुनाते हैं, चाहे वह मुंबई अंडरवर्ल्ड के हो या फिर इंडियन गैंगस्टर्स की। इन सभी वीडियोज को आप सभी पसंद भी कर रहे हैं, जो हमें अच्छा भी लग रहा है और हमें लगातार काम करने के लिए इंस्पायर भी कर रहा है। साथ ही हम आपके लिए बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के किस्से भी लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं, जिसे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। ऐसा इसीलिए कि बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के माफिया की कहानियां भी लार्जर देन लाइफ है। बेंगलोर अंडरवर्ल्ड की रिसर्च पूरी हो चुकी है और आपके लिए वह सभी स्क्रिप्ट्स भी रेडी है। जब तक वह सभी स्क्रिप्ट्स फाइनल होती है, उस समय तक हम आपके लिए कुछ ऐसे क्राइम वाली कहानियां लेकर आ रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। निश्चित रूप से आप वो सभी कहानियां पहले से जानते होंगे, लेकिन जो अंदर की बातें हैं वह हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं, जिसे आप और अच्छे से जानेंगे। मसलन इसमें दिल्ली की बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकांड है, मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती का मर्डर है, इंडिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर अमरजीत सादा की कहानी है जो सिर्फ 8 साल का था, नोएडा में 13 साल की बच्ची आरुषि तलवार का मर्डर केस है, और इसी तरह से कई ऐसे केसेस हैं जिनके किस्से आप जरूर सुनना चाहेंगे। ये कुछ अपडेट्स थी हमारी ओर से आपके लिए, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए। इन कहानियों को हम एक अलग प्लेलिस्ट में रखेंगे जिसका नाम होगा कहानी क्राइम की। इसी सीरीज का आज पहला वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो है जेसिका लाल हत्याकांड की। जेसिका लाल हत्याकांड भारत के इतिहास में यह एक ऐसा केस है जिसके ऊपर कई PhD किया जा सकता है कि आखिर क्यों लगभग 100 लोगों के सामने हुआ एक मर्डर को किसी ने देखा नहीं, आखिर क्यों कोई गवाह कोर्ट में बयान नहीं दिया, कि आखिर क्यों पुलिस के सामने बयान देने वाला गवाह कोर्ट में जाते ही अपनी गवाही बदल दिया, आखिर कौन थी जेसिका लाल जिसके मर्डर ने इतनी चर्चाएं बटोरी। क्या रसूख वाले इंसान के सामने सच में कानून के हाथ छोटे हो जाते हैं, किस तरह से और किस किस समय पर घटती है यह सभी घटनाएं। आइए देखते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी को पूरे टाइमलाइन के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का YouTube चैनल। 29 अप्रैल 1999 को दिल्ली के एक ऑफिस में काम करने वाली सबरीना लाल अपने ऑफिस में जब थी तब उन्हें एक कॉल आया। सामने से आवाज़ आई, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, जेसिका को कुछ चोट लगी है। सबरीना लाल हड़बड़ी में ऑफिस से निकलने की कोशिश करने लगी, तभी उसे दोबारा फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, जेसिका को असल में गोली लगी है। जेसिका लाल सबरीना लाल की बड़ी बहन का नाम था। उसी सुबह जेसिका ने अपनी बहन सबरीना को ऑफिस छोड़ते हुए कहा था, शाम को टेमरिंड कोर्ट आ जाना, वहाँ पर पार्टी एंजॉय करेंगे। लेकिन ऑफिस के काम की वजह से सबरीना लाल पार्टी में नहीं जा पाई थी और अब उन्हें खबर मिल रही थी कि उनकी बहन को किसी ने उसी पार्टी में गोली मार दी है। आखिर ये सब हो कैसे गया। जेसिका लाल, उसका जन्म 5 जनवरी 1965 को हुआ था। वह दिल्ली की रहने वाली थी और मॉडलिंग में अपना नाम कमाना चाह रही थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था, इसीलिए वह अपने पॉकेट खर्च के लिए काम भी कर लेती थी। जेसिका लाल के मॉडलिंग वाले फील्ड की एक दोस्त थी मालिनी रमानी। मालिनी रमानी दिल्ली के सबसे एलिट लोगों में गिने जाने वाले बीना रमानी की बेटी थी। उनके फादर कनाडा से थे और उसका नाम था जॉर्ज मेलहॉट। महरौली की कुतुब कॉलोनेट हवेली के अंदर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, टेमरिंड कोर्ट। दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी में पहचान रखने वाली बीना रमानी इस रेस्टोरेंट की मालिक थी। वह अपने हस्बैंड जॉर्ज मेलहॉट के साथ मिलकर उस रेस्टोरेंट को चलाती थी। 29 अप्रैल बृहस्पतिवार का दिन था, क्योंकि उस दिन बीना के पति जॉर्ज मेलहॉट 6 महीने के लिए कनाडा जा रहे थे। इसी वजह से उस दिन उस रेस्टोरेंट में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई थी। चूंकि पार्टी में हाई क्लास लोगों को बुलाया गया था, इसलिए वेटरिंग के लिए भी खास व्यवस्था की गई थी। इस पार्टी में बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी ने अपनी दोस्त मॉडल जेसिका लाल और शायन मुंशी को बारटेंडर के काम के लिए बुलाया था। रात को 12 बजे जब पार्टी खत्म हो रही थी, उसी समय टेमरिंड कोर्ट में एक शख्स दाखिल होता है अपने 3 दोस्तों के साथ। इस शख्स का नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। मनु शर्मा हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा है। उसके साथ विकास यादव भी था। विकास यादव यूपी के बाहुबली नेता DP यादव का बेटा है। इन दोनों के अलावा 2 और भी लोग पार्टी में आए थे, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। इस पार्टी में पहुंचकर मनु शर्मा बार में पहुंचा। वहां जेसिका लाल और उसका दोस्त शायन मुंशी बारटेंडिंग कर रहे थे। मनु ने शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि शराब खत्म हो गई है।
मनु ने 1000 का नोट निकाला और जेसिका को देते हुए दोबारा शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा मना कर दिया। अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती होता देख मनु शर्मा ने जेब से .22 बोर की रिवॉल्वर निकाली और हवा में फायर कर दी। जेसिका अब भी शराब देने से इनकार कर रही थी। जब जेसिका ने उससे एक बार और शराब देने से इनकार किया तो मनु शर्मा ने रिवॉल्वर जेसिका की तरफ ताना और फायर कर दिया। जेसिका लाल वहीं गिर पड़ी। वहीं पार्टी में लोग इस कदर नशे में थे कि कुछ देर तक किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। बीना रमानी जेसिका के पास पहुंची। उन्होंने मनु शर्मा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस पार्टी में पिस्तौल लेकर क्यों आए हो? मनु शर्मा ने कहा, मैंने गोली नहीं चलाई है। वह अपने 3 दोस्तों के साथ वहां से आनन फानन में निकल गया। इस घटना के बाद जेसिका को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उधर मनु पार्टी से निकला और उसने एक जगह जाकर अपनी पिस्तौल जमीन में गाड़ दी। इसके बाद चारों दोस्त विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले में गए और रात भर वहीं ठहरे। मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त मनु झिंगन से कहा कि वह छुपाई हुई पिस्तौल निकाले और उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इसके बाद मनु शर्मा और विकास यादव दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस में केस पहुंचा। 4 मई को पुलिस सबसे पहले अमरदीप सिंह गिल को गिरफ्तार करती है। इसके बाद 8 मई को बीना रमानी और उसके हस्बैंड जॉर्ज मेलहॉट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीना रमानी के ऊपर इल्जाम यह था कि वह बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब सर्व कर रही थी और जिस पार्टी को वह प्राइवेट पार्टी बता रही थी वह असल में एक बहाना था। पार्टी में कोई भी आ जा सकता था, लेकिन इसकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि वह दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हो। बीना रमानी के ऊपर एक इल्ज़ाम यह भी था कि उन्होंने जेसिका के खून के निशान को साफ करवा दिए थे, जिसके चलते उन पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगा। इसके बावजूद बीना और उनके हस्बैंड को इस मामले में जमानत मिल गई। पिस्तौल को नष्ट करने वाला अमित झिंगन भी पुलिस के हत्थे लग चुका था, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी पुलिस के पहुंच से बाहर थे। 6 मई 1999 को चंडीगढ़ की एक अदालत के सामने मनु शर्मा ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 29 मई की तारीख थी जब विकास यादव दिल्ली पुलिस के पास पहुंचा। तब पता चला कि इस दौरान वह मिजोरम जाकर वहां के एक कोर्ट से अंतरिम जमानत लेकर आया था। इसके बाद यूपी के नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव सहित 10 सह अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जितने भी आरोपी जेसिका लाल मर्डर से जुड़े थे उनमें सबकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। अब शुरू होना था कोर्ट रूम ड्रामा। यह केस हाई प्रोफाइल था, जिसकी खबर सारी दुनिया को लग चुकी थी। उस दिन पार्टी में बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें से कई ने उस दिन मनु शर्मा को वहां पर देखा था। इसीलिए केस जब कोर्ट में गया तो सबको यह लगा कि यह एक ओपन एंड शट केस है। 3 अगस्त 1999 को पुलिस इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल करती है। 31 जनवरी साल 2000 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस केस को सेशन कोर्ट के सुपुर्द कर दिया। 23 नवंबर 2000 को सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में 9 लोगों के खिलाफ आरोप फिक्स किए। एक आरोपी अमित झिंगन बड़ी और रविंदर उर्फ टीटू को भगोड़ा घोषित किया गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण 3 मई 2001 को चश्मदीद गवाह और जेसिका के साथ बारटेंडिंग करने वाला उसका दोस्त शायन मुंशी भी अपने बयान से मुकर गया। उसने कोर्ट में मनु शर्मा को पहचानने से इनकार कर दिया। 16 मई 2001 को तीसरा प्राइम विटनेस दिल्ली के ही करण राजपूत अपने बयान से मुकर गया। इसके बाद यह केस उस समय टर्न ले लिया जब 6 जुलाई 2001 को एक गवाह मालिनी रमानी ने मनु शर्मा की शिनाख्त की। इसके बाद केस थोड़ा और सिंपल सा होता दिख रहा था जब 12 अक्टूबर 2001 को रेस्टोरेंट और बार मालकिन बीना रमानी ने भी मनु की शिनाख्त की। फिर 17 अक्टूबर 2001 को बीना के हस्बैंड जॉर्ज मेलहॉट ने गवाही दी और वह मनु शर्मा की शिनाख्त भी किया। ओपन एंड शट होने के बावजूद यह केस लंबा खींचता जा रहा था और अब साल 2000 आ चुका था। इसके बाद 6 साल तक मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को इस केस में अदालत का फैसला आता है, जिसमें सभी लोगों को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि किसी के खिलाफ भी गवाह और सबूत नहीं मिले थे। 22 फरवरी 2006 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन छापा, नो वन किल्ड जेसिका। यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, यह एक भद्दा सा गाली था हमारे कानून व्यवस्था को। यह हेडलाइन चीख चीख कर सबको यह कह रही थी कि अगर आप रसूख वाले हैं तो आपको सरेआम एकाध मर्डर करने की छूट तो मिल ही जाती है।
एक सिंपल सा केस होने के बावजूद कोर्ट ने अपराधियों को रिहा क्यों कर दिया? इसका कारण था पुलिस प्रशासन, सत्ता, रसूख और रुपए पैसों का गठजोड़। मनु शर्मा की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद विनोद शर्मा जेसिका की बहन सबरीना के घर पहुंचते हैं और उन्हें एक गुलदस्ता देते हुए सांत्वना जाहिर करते हैं। अगर देखा जाए तो उस दिन रेस्टोरेंट में 100 के आसपास लोग थे। इनमें से कई ने शुरुआती बयान में मनु शर्मा का नाम भी लिया था, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एक के बाद एक गवाह मुकरते चले गए। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल का कहना था कि खुद बीना रवानी ने उनसे कहा था, ये रसूख वाले लोग हैं, इनसे पंगा मत लो। इस केस में सबसे अहम गवाही हो सकती थी शायन मुंशी की, जो जेसिका का दोस्त भी था और घटना वाले दिन उसी के साथ वह भी बारटेंडिंग कर रहा था। मनु शर्मा ने शायन मुंशी के सामने जेसिका पर गोली चलाया था, लेकिन जब 3 मई 2001 को कोर्ट के अंदर बयान देने की बारी आई तो उसने एक नई कहानी सुना दी। उसने बताया कि उस दिन रेस्टोरेंट में 2 पिस्तौलों से गोलियां चली थी। सबसे पहली गोली मनु शर्मा ने छत की तरफ बंदूक उठाकर चलाई थी और दूसरी गोली चलाने वाला शख्स कोई और था और उसी गोली से जेसिका की मृत्यु हुई थी। इतना ही नहीं, उसने गोली चलाने वाले दूसरे आदमी का हुलिया भी बताया। हैरानी की बात तो यह है कि शायन मुंशी ने पुलिस को दिए लिखित बयान में साफ साफ बताया था कि मनु शर्मा ने ही जेसिका को गोली मारी है, लेकिन उससे जब पुलिस को दिए लिखित बयान के बारे में पूछा गया तब उसने बोल दिया कि उसे तो हिंदी आती ही नहीं है। उसने कहा कि लिखित बयान पुलिस ने उससे जबरदस्ती बनाया था और उससे सिग्नेचर करवा लिए थे। इस झूठ का खुलासा हुआ था एक स्टिंग ऑपरेशन में। न्यूज मैगजीन तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग में शायन मुंशी के पास एक पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा आदमी बनकर पहुंचा और एक फिल्म के रोल के सिलसिले में उससे बात की। बातों बातों में उस जर्नलिस्ट ने कहा, लेकिन ये तो हिंदी फिल्म है और आपको तो हिंदी आती ही नहीं। उस समय शो ऑफ करने के लिए शायन मुंशी ने ताबड़तोड़ हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स को सुनाया था। ऐसे ही कुछ और स्टिंग ऑपरेशन सामने आए जिनमें गवाहों ने बताया कि कैसे उन्हें डराया धमकाया गया था। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें पुलिस के सामने मनु शर्मा का इकबालिया बयान रिकॉर्ड था। लगभग 100 लोगों के सामने एक लड़की का मर्डर हो गया था और सारे आरोपी अब कानून से बाइज्जत बरी हो चुके थे। यह देश के हर इंसान के लिए खुद की नज़रों में गिरने जैसी बात हो गई थी। यह केस अब पुलिस थाने, फोरेंसिक लैब और अदालत से निकलकर अब सड़कों पर आ चुकी थी। न्याय की तलाश में यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका था। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल न्याय की उम्मीद में हारकर सड़कों पर उतर आई थी और अब उसे पूरे देश का समर्थन हासिल था। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। जेसिका लाल के लिए कैंडल मार्च भी निकाली गई। जनता का प्रेशर बढ़ रहा था, जो कानून को एक बार फिर से अपने गिरेबान में झांकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद 13 मार्च 2006 को दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। 3 अक्टूबर 2006 से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अपील पर नियमित आधार पर सुनवाई शुरू की। लगातार 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई हुई। इसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए 20 दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सह अभियुक्त अमरदीप सिंह गिल और विकास यादव को 4 साल की जेल की सजा और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इस पूरी तहकीकात में यह भी सामने आया था कि फोरेंसिक लैब से भी गलत रिपोर्ट बनाई गई थी और कोर्ट ने यह भी माना कि शायन मुंशी ने कोर्ट में झूठ बोला था, जिसके बाद उसके ऊपर अलग से मुकदमा चलाया गया। इसके बाद 2 फरवरी 2007 को मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसे 8 मार्च 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद फिर मनु शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल किया, जिसे 27 नवंबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 12 मई 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने मनु शर्मा की जमानत याचिका को दोबारा खारिज कर दिया, जिसके बाद 19 अप्रैल साल 2010 को फिर से मनु शर्मा की उम्र कैद की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। साल 2020 में मनु शर्मा को अच्छे बर्ताव के चलते जेल से रिहाई मिल गई। कितनी अजीब बात है। अपनी बहन के लिए सालों तक लड़ाई लड़ने वाली जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने भी उसे माफ़ करते हुए कहा, मेरी माँ ने मनु शर्मा को 1999 में ही माफ़ कर दिया होता अगर उसने खुद माफ़ी मांगी होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया है। हमारी ज़िंदगी में एक वक्त वो भी आता है जब हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना होता है। मैं विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले पैसे भी नहीं लेना चाहती। इन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए।
आपको बताते चलें कि जेसिका लाल की मां और पिताजी की मौत इसी केस के दौरान हो चुकी थी, जिसके बाद उसकी बहन सबरीना लाल बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। 15 अगस्त साल 2021 को लिवर की बीमारी के चलते सबरीना लाल भी इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। उनकी मौत गुड़गांव के एक अस्पताल में हुई। मनु शर्मा अब आज़ाद है। वह अपने पिताजी की विरासत को संभालते हुए कभी न कभी पॉलिटिक्स में भी आ सकता है, लेकिन जेसिका लाल को तो खैर भूल ही जाइए। दुनिया अब उसके परिवार के किसी भी सदस्य का किस्सा कभी नहीं सुन पाएगी, क्योंकि वो सभी आवाज़ अब हमेशा के लिए अनंत काल में विलीन हो चुकी है। जेसिका लाल हत्याकांड के ऊपर साल 2011 में एक फिल्म भी आ चुकी है, जिसमें विद्या बालन और रानी मुखर्जी एक्टिंग की है। इस फिल्म को राजकुमार गुप्ता ने निर्देशित किया था। यह फिल्म भी अच्छी है, जिसे आप लोगों को देखना चाहिए। इस केस के बारे में 2 अपडेट है जो आपको दे देते हैं। सबसे पहला अपडेट तो यह है कि शायन मुंशी अब एक एक्टर बन चुका है और बॉलीवुड के फिल्मों में काम कर रहा है। उसकी आखिरी फिल्म सैफ अली खान के साथ सेफ थी, जो साल 2017 में आई थी। दूसरा अपडेट है विकास यादव के बारे में। जेसिका लाल केस में जमानत पर बाहर होने के दौरान उसने 17 फरवरी 2002 को अपने भाई विशाल यादव के साथ मिलकर अपने बहन के बॉयफ्रेंड नीतीश कटारा का यूपी के बुलंदशहर में मर्डर कर दिया था। इस केस में साल 2015 में हाई कोर्ट ने विकास यादव को नीतीश की हत्या का मुजरिम मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। तो यही थी दिल्ली की बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकांड की पूरी कहानी, पूरे टाइमलाइन के साथ कि कब कब क्या क्या हुआ था। इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर लिखिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोस, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोस और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को जरूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।